Hello friends and welcome back to our channel Alpha Classes because we know your problem. Myself दिव्यांश भारद्वाज क्लास 6 की मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री करा रहा हूँ। क्लास 6 का जो है वो चैप्टर 3 हमारा चला हुआ था जिसका नाम था भोजन संग्रह से उत्पादन तक फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो इसका हम जो है पहले जो टॉपिक कर चुके हैं वो सिटी लाइफ, ठीक है ना, सिटी लाइफ। और इससे पहले के जो हम टॉपिक है वो हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे न्यू क्राफ्ट, रॉ मटेरियल, सिटी फूड, गुजरात के बारे में और किस तरीके से इसका एंड हुआ और एल्सवेयर, ठीक है ना। तो यानी कि आज हम चैप्टर को जो है वो आज हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो बिना किसी टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है वो है नगर और नए शिल्प यानी कि न्यू क्राफ्ट इन दी सिटी। तो देखो, जो पुरातात्विद है, मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट है, उन्हें जो वहां से जो मतलब कि जो साक्ष्य मिले, जो मतलब कि साक्ष्य यानी कि जो सबूत मिले वहां से, वे अधिकतर जो थे ना वे पत्थर के, शंख के, तांबा जिसे कहते हैं कॉपर, ठीक है ना, कॉपर, सोना, चांदी जैसी धातुओं की बनी हुई मिली है, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया भाई, आयरन जो था वो अननोन था, आयरन को ये लोग नहीं जानते थे और सब धातुओं को ही जानते थे, ठीक है ना। फिर तांबा और कांसे के औजार, हथियार, और भाई क्या कहते हैं, गहने और बर्तन मिले हैं। देखो कांसा किसे बोलते हैं, कांसा किसे बोलते हैं, कांसा वर्ड आया ना, कांसा। तो कांसा जो वर्ड है ना वो तांबा, तांबा यानी कि कॉपर, कॉपर में जो टिन था उसे मिक्स करके धातु बनाई गई थी, यानी कि एक मिश्रित धातु थी, यानी कि ये दो धातुओं को मिक्स करके एक ये धातु बनाई गई थी, कांसा, ठीक है ना। तो देखो सबसे ज्यादा जो धातु मिली वे कौन कौन सी, सोना, चांदी, पत्थर हुए, शंख हुए, तांबा हुआ यानी कि कॉपर हुआ, कांसा हुआ, ठीक है ना। ये सब चीजें यहाँ पे बनाई गई थी, सॉरी, ठीक है ना। फिर उसके बाद तांबा और कांसे के जो औजार, तांबे और कांसे से क्या क्या ज्यादातर क्या क्या बने होते थे, तांबे और कांसे के बने हुए होते थे, औजार हुए, गहने हुए, बर्तन हुए, ये सब चीजें इससे बनाए हुए। सोने और चांदी की क्या चीजें बनी हुई थी, सोने और चांदी तो भाई एक तो गहने बनते रहे होंगे, ठीक है ना, एक बनते थे बर्तन, ठीक है ना। फिर सब वो वाला एड याद है शाहरुख खान का, सोना चांदी चमनप्राश, तो उसी हिसाब से, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या, सबसे आकर्षक वस्तु, जो यहाँ की जो सबसे आकर्षक वस्तु मतलब कि जो सब लोगों को आकर्षित करती है वो क्या थी, एक तो थी मन के यानी कि छोटे छोटे जो गहने गहने बनाते रहे होंगे लोग, तो उनमें जो हीरे होंगे छोटे छोटे से मन के, वे, ठीक है ना, मोती टाइप होते हैं, ठीक है ना। एक तो वे, क्योंकि भाई ऐसी ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखी गई थी, इससे पहले तो ये इसी में देखी गई, यहाँ तक कि इसके बाद में भी नहीं देखी गई, सिर्फ इसी काल में देखी गई। फिर थे बाट, बाट की जो बनावट थी ना वो बड़ी अच्छी थी, यानी कि क्यूबिक साइज की बनावट थी कुछ, ठीक है ना। आप देख सकते हो, आपके एनसीईआरटी में पिक दे रखे हैं, ठीक है ना। फिर वे फलक, फलक भी मतलब ऐसे मन के, और फलक गहने के ही काम में आते थे। फिर यहाँ के जो लोग थे वो पत्थर की मोहरे, मतलब कि जो पत्थर की जो मोहरे थी, मैंने आपको बताया जो मोहरे थी वो आइडेंटिफिकेशन का काम करती थी और कुछ नहीं। वस्तु निर्णय प्रणाली प्रचलित थी कि भाई एक सामान लो, दूसरा सामान लो, यानी कि अनाज के बदले गेहूं ले लेना या कुछ और, ठीक है ना। तो जो पत्थर की मोहरे और जो लाल मिट्टी के बर्तन पर जो जो काले रंग की जो चमकीली आर्ट करी जाती थी, उसके लिए ये लोग, ये इनकी विशेषता थी, ये इनकी विशेषता थी। अब पत्थर की मोहरों की बात करें तो पत्थर की मोहरें दो तरीके की मिलती है, एक तो आयताकार, एक मिलती है वर्गाकार यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। जो स्क्वायर है ना उस पे ही सिर्फ जानवर की तस्वीर मिलती है, रेक्टेंगुलर पे नहीं मिलती, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, एक मूर्ति भी मिली है, एक मूर्ति मिली है जो एक आदमी की है, उसपे उसके दाढ़ी है, ठीक है ना, बियर्ड है उसके, और जो उसने जो वस्त्र पहने वो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं, कढ़ाईदार वस्त्र उन्होंने वहां पहने हुए हैं, ठीक है ना। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती थी। मैंने बता दिया इससे पहले के चैप्टर में कि भाई कपास जो था वो होने लग गया था, यानी कि जो कॉटन था वो होने लग गया था, ठीक है ना। तो मोहनजोदाड़ो के में कपड़े के अवशेष मिले, यानी कि कपड़ा, क्लॉथ के अवशेष मिले, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। वो भी किसमें, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं पे चिपके हुए। देखो, एक तो चांदी का एक ढक्कन सा मिला है, एक तो उससे, और तांबे के कुछ और मतलब एक तरीके से चांदी और जो तांबे के कुछ बर्तन है उन पे चिपके हुए मिले भाई, इतने सालों से भाई एक दूसरे से चिपके हुए, तो उससे मिले हैं, ठीक है। फिर पक्की मिट्टी तथा फेनस से बनी
तकलिया सूत कटाई का संकेत देते हैं। देखो तकलिया क्या होती है, एक पिंसा होता है, ठीक है ना। कपास क्या होता है, कपास से सूत निकलता है लाइक अ कॉटन, और वो इस पे घुमाया जाता है। तो ऐसी सीख सी मिली है पत्थर की बनी हुई, किसकी, एक तो पक्की मिट्टी जिसे हम बोलते हैं टेराकोटा, ठीक है ना, पक्की मिट्टी और फैंस। अब देखो फैंस के बारे में मैं आपको बता दूं, फैंस भी एक मिश्रित धातु ही मानो, ठीक है ना, फैंस भी एक मिश्रित धातु ही मानो। ये किस किस चीज से बनती थी, देखो ये बनती थी, ये किसी पत्थर मतलब पत्थरों के बालुओं को गोंद में मिक्स करा जाता था, और गोंद में मिक्स करके इन पे क्या कहते हैं, गोंद में मिक्स करके इन पे चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी, ठीक है ना। तो से ये बनती थी सीख से, ठीक है ना। इसकी फैनेस की सिर्फ क्या कहते हैं आपकी, सिर्फ मूर्तियां ही नहीं बन, मतलब यही नहीं बनी, मूर्तियां भी बहुत मिलती है, ठीक है ना। क्या नाम है, FAIENCE फाइन्स, ठीक है ना। फिर मिलते हैं कि भाई कुछ चीजें विशेषता, भाई देखो कुछ चीजें ऐसी थी जो 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 किसके द्वारा, विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई है, मतलब कि जो जो उस काम में माहिर हो। जैसे कि ये वाली मूर्ति बताई मैंने आपको, जो आदमी की मूर्ति मिली, भाई एक बियर्ड है, और भाई जो वस्त्र है वो कढ़ाईदार पहना हुआ है उसने, तो यार कितने अच्छे से उसे बनाई गई होगी। तो वो कोई एक विशेषज्ञ बना सकता है, उस चीज में जो माहिर हो वो ही बना सकता है। फिर एक मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, जिसे हम बोलते हैं कांसे की मूर्ति, कांसे की डांसिंग गर्ल, ठीक है ना। यानी कि आपकी जो कांसा है, जो मिश्र धातु है, ब्रॉन्ज, इसे ब्रॉन्ज बोलते हैं, कांसे को ब्रॉन्ज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। जो ब्रॉन्ज है उसकी डांसिंग गर्ल मिली है, ठीक है ना। तो वो भी बड़े अच्छे से बनाई गई है, उसकी गहने तक दिखाई गई है, जो न्यूड है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से साक्ष्य है ब्रोंज, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से ये भी मिली है। फिर बात करते हैं कि भाई जो आपका ये है फेनस, इससे क्या क्या चीज बनती रहेंगी, भाई मैंने आपको बता दिया। एक तो भाई वो सीख सी बनी है, फिर गहने भी बनते थे, मन के भी बनते थे, चूड़ियां भी बनती थी, ठीक है ना। बर्तन भी छोटे छोटे जो बर्तन थे वे भी बनते थे, ठीक है ना। तो ये यहीं पे खत्म। एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ भाई, जो पुरातत्वियों को जो यहाँ से सबूत मिलते हैं वो किसके, सोना चांदी कांसा आपका यानी कि ब्रोंज, और भाई आपका तांबा यानी कि कॉपर, ठीक है ना। जैसे धातुओं के मिले तांबे और कांसे के यानी कि आपका कॉपर, और ब्रोंज के क्या बनते रहेंगे, औजार हथियार गहने बनते रहे हैं, ठीक है ना। सोना चांदी गहने और बर्तन, ठीक है ना। जो सबसे आकर्षित करने वाली वस्तु यहाँ पे मिली है वो होते हैं मन के बाट, और मन के बाट जो है यहाँ पे मिलते हैं। फिर यहाँ के लोगों की पत्थर पत्थर की मोहरे एवं लाल मिट्टी के बर्तन पर काले रंग का डिजाइन करने में माहिर समझा गया है, ठीक है ना। फिर मैंने बता दिया एक मूर्ति मिली है जिसमें बियर्ड और कढ़ाईदार वस्त्र है। फिर एक सिलाई एक सीख मिली है जो सबूत देती है कि भाई जो आपका जो सूत कटाई है वो शुरू हो गई थी, यानी कि जो कॉटन था वो आना शुरू हो गया था, उसके कपड़े बनना शुरू हो गया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं कच्चे माल की खोज में, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल की बात करें तो देखो ये क्या बता दिया मैंने भाई। इससे पहले बात कर लेते हैं कांसा। कांसा यानी कि ब्रोंज जो बनता है वो बनता है तांबा प्लस टिन को मिक्स करके, यानी कि कॉपर प्लस टिन को जो मिक्स करके जो धातु बनेगी वो बनती है कांसा। फयस एक वर्ड आता है, ये भी एक धातु है। ये किससे बनती थी, बालू, मतलब कि जो पत्थर का जो चूरा सा होता था उसे बोन में मिक्स करके उस पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, ठीक है ना। इसकी मूर्तियां भी बनती थी, इसके हथियार वगैरह औजार वगैरह बनते थे, मूर्तियां भी बनती थी इसकी, ठीक है ना। इसकी भाई इसकी क्या बनती थी, मूर्तियां भी बनती थी, गहने भी बनते थे, बर्तन भी बनते थे, ठीक है ना। चलो, तो कच्चे माल की खोज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाएगा कि भाई जो कपड़े के अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं। कपड़े के अवशेष मैंने बता दिया कि मोहनजोदड़ो में चांदी के कुछ बर्तनों पे और तांबे के कुछ बर्तनों पे ये चिपके हुए मिलते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ा सबूत क्या है कि भाई जो वो सिलाई मिली है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम उसे बोलते हैं तकलिया, ठीक है ना। वह वाला तकलिया नहीं, वो नहीं, तकलिया वाला तकलिया, वो तकलिया कुछ ऐसे में होती है, एक सीख थी उसमें, पहले मैं भी थोड़ा घूम गया था तो उसके बाद मैंने थोड़ा सर्च करके तब वो करा, ठीक है ना। फिर होता है कच्चे माल की खोज में इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। देखो वह रॉ मटेरियल, पहले तो बात करते हैं रॉ मटेरियल होता क्या है। रॉ मटेरियल वो मटेरियल होता है जो हमें प्रकृति से, जो नेचर से डायरेक्ट मिलता है, फिर हम उसमें चेंज करके हम अपने आप को
तो उसे अपने लिए यूज के लिए बनाते हैं। अब जो एग्जांपल है भाई, जैसे कॉटन हुआ, पहले नेचर ही तो दे रहा है एक एक पौधे के रूप में, फिर वहां से हमने उसे उस पे सिलाई पे लगाया, सूत कटाई शुरू हुई इस वजह से, ठीक है ना। फिर बहुत सारी चीजें हैं। फिर कच्चे माल का अगर जो हम देखें कि इंपोर्ट कहाँ कहाँ से होता था, यानी कि जो कच्चा माल था, यानी कि जो रॉ मटेरियल था, वो हमारे पे आता कहाँ कहाँ से था, ठीक है ना। इसमें इसमें 4 पॉइंट याद रख लेना। सबसे पहले क्या आता था, तांबा, यानी कि कॉपर। तांबा कहाँ से आता था, यानी कॉपर कहाँ से आता था, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है आपका जो टीन होता है। टीन क्यों मंगाया जाता था, टीन क्यों मंगाया जाता था ये मैंने बता दिया, कासा बनाने के लिए, क्योंकि भाई कॉपर में टीन मिक्स करना जरूरी था, तब कासा बनता था। क्योंकि ये यहाँ की विशेषता थी क्योंकि ये कहीं और नहीं देखी गई, ये ज्यादातर यहीं पे बनती थी। फिर देखा गया सोना। सोना कहाँ से आता था, हाँ जी, सोने का भी इम्पोर्ट कराते थे, सोना भी मंगवाया करते थे। फिर फोर्थ था आपका बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर यानी कि रत्न, जो आप रत्न पहनते हो ना आज के टाइम पे, मूंगा वगैरह ये भी, ठीक है ना। तांबा जो आता था, तांबा आता था आपका राजस्थान या ओमान देश से। राजस्थान या फिर ओमान देश जो है हमारा, ओमान देश कहाँ है, आपका पश्चिमी एशिया में पड़ता है, यानी कि आपका वेस्टर्न एशिया में पड़ता है आपका ओमान। तो राजस्थान ओमान से मंगाया जाता है। स्टील कहाँ से मंगाया जाता था, ईरान और अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान से। सोना कहाँ से मंगाया जाता था, कर्नाटका से। कर्नाटका से सोना मंगाया जाता था। रत्न कहाँ से मंगाए जाते थे, बहुमूल्य जो रत्न थे, जो पत्थर थे, वो कहाँ से मंगाए जाते थे, वे 3 जगह से, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, ठीक है ना। देखो, कच्चे माल की खोज के बारे में बात कर रहे हैं, सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। तांबा कहाँ से मंगाया जाता था, राजस्थान और ओमान से। ओमान एक देश है जो पश्चिमी एशिया में पड़ता है, यानी कि वेस्टर्न एशिया में पड़ता है। ठीक, ईरान, ईरान और अफगानिस्तान से, ठीक है ना। सोना कर्नाटक से, रतन गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। सॉरी फॉर द नॉइज गाइस, कोई अनाउंसमेंट यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यानी कि 2 चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपका न्यू क्राफ्ट हम कंप्लीट कर चुके, रॉ मटेरियल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं सिटी फूड, गुजरात और इसके एंड की, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं 10 मिनट में, ठीक है ना। अब देखो, जो अगले दिन टॉपिक है वो है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, फूड फॉर द पीपल इन द सिटी। गुजरात में जो इसके अवशेष मिले हैं सिटी के, जो नगर के, उनकी उनके बारे में बात करेंगे और इसके एंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। बीच बीच में कुछ नोट्स है, उनके बारे में हम बात करेंगे, जो कीवर्ड के तौर पर हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो, अगर जो बात करें नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज, तो यार सीधी सी बात है भाई, जो नगर की भाई, जैसे दिल्ली वगैरह आपका साइड है, तो आप देखते होंगे कि भाई खाने में भाई प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि भाई शहर है, तो भाई अंदर भाई खेत तो होने से रहे, भाई कितनी एरिया में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वे यहाँ पे क्या करते हैं, अनाज वगैरह उगाते हैं, पशुपालन करते हैं। भाई जो दूध भी आता है वो भी तो डेयरियों पे भाई दिल्ली में बाहर से ही आ रहा है, या चलो जो दिल्ली में जो डेयरी बनी हुई है वहीं से तो आ रहा है ना, ठीक है ना। तो जो जो गांव के लोग थे वे पशुपालन करते थे और अनाज उगाया करते थे, तो वही यहाँ पे आया करता था। अगर ये बात करें फसल कौन कौन सी उगाई जाती थी, तो भाई आपकी गेहूं हुई, जौ हुई, गेहूं हुई, जौ हुई, और भाई दालें हुई, मटर हुआ, धान हुआ, तिल हुए, और सरसों यहाँ पे उगाई जाती थी। कौन कौन से बताया मैंने, गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों, ये सब चीजें यहाँ पे उगाई जाती थी। एक जो सबसे बड़ी चीज देखी गई है, हल का प्रयोग। हल का प्रयोग यहाँ पे होता था सिंचाई के लिए, और जो हल होता था वो लकड़ी का होता था उस समय। तो क्या होता था, मतलब कि मिट्टी के हल भी प्राप्त हुए, लेकिन जो मिट्टी के हल है वो ऐसा टॉय प्राप्त हुआ है, यानी कि भाई सीधी सी बात है भाई, आज के टाइम पे ट्रैक्टर ट्रॉली बड़ी चल रही है, तो भाई छोटी सी भी है, ठीक है ना। वो दर्शाती है कि भाई जब जो वहां पे जो छोटा हल मिला है, वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, कि भाई जब छोटा हल बनाया था इसका मतलब बड़ा रहा होगा, ठीक है ना। लकड़ी के होते थे तो इस वजह से दब के खत्म हो गए, तो पता नहीं लग पाया, ठीक है ना। फिर बारिश कम बारिश कम थी, तो सिंचाई के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए, कि भाई लाइक, कि भाई कैनाल्स बना दी गई, नदियां बना दी गई, भाई जो सिंधु नदी थी भाई उससे इंडिया ये, ठीक है ना। फिर पशुपालन, अगर जो देखे भाई पशुपालन किन किन चीजों का करते थे, यानी कि भाई किन किन पशुओं को पालते थे, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी को ये लोग पालते थे।
बस्ती के आसपास, जो इनकी बस्ती होती थी उसके आसपास ये तालाब बनाया करते थे, ठीक है ना। और ठीक है ना, तालाब बनाया करते थे। परंतु सूखे के टाइम पे, सूखा का जो महीना होता था उसमें क्या होता था, जो निवासी होते थे यानी कि जो पशु चारक होते थे, मतलब जो पशुओं को चराते थे, वे ना झुंड में रहते थे और वो चारे और पानी की खोज की तलाश में दूर दूर तक चले जाते थे। और वे तब ना, जब वे दूर दूर जाते थे तो वे बेर जैसे फल जो थे वे इकट्ठा करते थे खाने के लिए, मछली पकड़ के गुजारा करते थे, ठीक है ना। हिरन हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे, यानी कि शिकार उस समय भी प्रचलित था। देखो कि भाई मान लो भाई सिंधु घाटी सभ्यता भाई बहुत बड़ी सभ्यता थी, देख रहे हो यूपी आपका हुआ, गुजरात हुआ, पाकिस्तान हुआ, कहाँ तक फैला हुआ था। तो ठीक है ना, तो भाई कोई कोई इलाके ऐसे भी रहे होंगे भाई जहाँ पे आपने कहा पड़ा होगा, सूखा भी पड़ा होगा। तो सूखा पड़ने पे जो निवासी होते थे, जो चराया करते थे जानवरों को, वे अपने जगह से निकला करते थे पानी और राशन की खोज में। तो जब निकला करते थे तो भाई क्या खाते थे भाई, बेर खा लिया, मछली को पकड़ लिया, शिकार कर लिया, ठीक है ना। बारिश का मकसद मैंने बता दिया, हल का प्रयोग यहाँ पे सबसे पहली बार देखा गया, लकड़ी के हल का, ठीक है ना। वो उसके बाद जब आयरन होगा वैदिक काल में बताऊंगा, वैदिक काल में बहुत बड़ा आयरन में बहुत बड़ा फर्क यहाँ पे आया था। फिर गांव के लोग अनाज उगाया करते थे भाई। भाई दिल्ली का जीवन, भाई नगर जीवन, जो सिटी लाइफ है भाई, वो बहुत ज्यादा बिजी लाइफ थी। फसल की बात कर ले तो फसल कौन कौन सी बताई मैंने आपको यहाँ, गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, मटर, धान, तिल और सरसों। हाँ जी, तिल और सरसों के भी अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। जानवर मैंने बता दिए, जानवर कौन कौन से पालते थे भाई, गाय, भैंस, बकरी, वो बकरी नहीं मतलब भेड़ और बकरी, सॉरी, ठीक है ना। उसके बाद भाई, उसके बाद अगर आगे की बात करें तो आगे का जो आपका टॉपिक आता है वो गुजरात के बारे में है। और जो पूरी हेडिंग है इसकी, गुजरात में हड़प्पा कालीन, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण, अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि भाई गुजरात में कौन कौन से इलाके में क्या क्या चीजें मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कच्छ के क्षेत्र, जो गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है, गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है, गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है। तो गुजरात के जो कच्छ क्षेत्र है, इसमें हमने क्या देखा, इसमें एक जगह मिलती है धोला वीरा, धोला वीरा एक जगह मिलती है। तो धोला वीरा में क्या देखा गया भाई, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है ना, मैंने आपको हमेशा बोला है सिर्फ यहाँ पे सुनो, ठीक है ना। तो जो धोला वीरा है, वहां पे क्या देखा गया, वहां पे साफ पानी, बहुत ज्यादा साफ पानी आया करता था धोला वीरा में, ठीक है ना, जो जमीन को उपजाऊ बनाता था, ठीक है ना। तीन, देखो सारे टाउन मैंने कहा आपको दो भागों में विभाजित है, वेस्टर्न और ईस्टर्न, यानी कि पश्चिम और पूर्वी। लेकिन ये एक ऐसा, सिर्फ ये ही एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ का धोलावीरा, जो तीन पार्ट में डिवाइड है, यानी कि वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न, यानी कि आपका कौन सा, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी, ठीक है ना। चलो, फिर अगर जो बात करें भाई, इसका हर एक भाग के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थी भाई, वो मैंने बता ही दिया भाई कि भाई पूरा जो नगर था भाई वो दुर्गी कलर रहता था, कि भाई कोई दूसरा बाहर का हमला ना कर सके, एक मेन गेट होता था, ठीक है ना, ऐसा वो यही था। वहां पे पक्की ईंटों का होता था, यहाँ पे पत्थरों का बनाया हुआ था, ठीक है ना, देख सकते हो। उसके बाद एक खुला मैदान यहाँ पे पाया गया, धोलावीरा में खुला मैदान पाया गया, जहाँ पे आपको या तो सार्वजनिक कार्यक्रम यानी कि भाई धार्मिक कार्यक्रम होते रहे होंगे, या फिर खेल वगैरह होते रहे होंगे। फिर बड़े बड़े पत्थरों पर लिपि मिली है, बड़े बड़े पत्थर जो थे उनपे गुदा हुआ कुछ मिला है, ठीक है ना। फिर बंदरगाह डॉकयार्ड भी यहाँ पे मिला है, वहां से नहीं यार, डॉकयार्ड यहाँ से नहीं मिला, सॉरी, डॉकयार्ड जो आपको मिला है वो लोथल से मिला था, ठीक है ना। धोलावीरा में मैंने बता दिया, धोलावीरा में क्या क्या था भाई, सिंचाई करने के लिए साफ पानी, ठीक है ना, तो जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, ठीक है ना। फिर आपका जो तीन पार्ट में डिवाइड था ये नगर, ठीक है ना, तीन पार्ट में डिवाइड था। हर एक भाग में पत्थर की जो थी वो बाउंड्री थी, एक मेन गेट होता था, ठीक है ना। एक खुला मैदान मिला है जिसमें गेम वगैरह होते रहे होंगे। फिर बड़े बड़े पत्थरों पर लिपि मिली है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम कच्छ क्षेत्र में होगा, सॉरी फॉर द नॉइज, मेन मार्केट में मेरा घर है ना, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है। फिर बात करते हैं खंबात की खाड़ी, गुजरात में जो खंबात की खाड़ी मिलती है, किसकी, खंबात की जो खाड़ी मिलती है, खंबात की जो खाड़ी मिलती है, यानी कि जो खंबात क्षेत्र है,
हिंदी में भी सेम है, इंग्लिश में भी सेम है। ये कच्छ क्षेत्र है, यानी कि कच्छ एरिया, ये खंबात की खाड़ी यानी कि खंबात एरिया, ठीक है ना। तो बात करते हैं इसमें क्या मिला है। इसकी जो साबरमती, आपको नदी पता होगा, एक साबरमती गुजरात की बहुत फेमस नदी है, कौन सी, साबरमती। साबरमती की जो सहायक नदियां है, साबरमती की एक सहायक नदी है, उसके किनारे पे आपको मिलता है क्या, उसके किनारे पे आपको मिलता है लोथल। उसके किनारे पे आपको जगह मिलती है लोथल। तो लोथल में क्या देखा गया, लोथल में बंदरगाह भी देखा गया। तो भाई समुद्र के पास था, ठीक है ना। तो भाई जो लोथल था ना, इसमें क्या था, भाई समुद्र के भी पास था, नदी के भी पास था। तो क्या होता था कि यहाँ पे डोके आता है, यहाँ पे बंदरगाह आता है। तो जो नदी के रास्ते जो जहाज जाते थे, जो इन इंडिया जाते थे वे भी, और जो समुद्र के रास्ते आते थे वे भी यहाँ पे रुकते थे। जो सामान को चढ़ाने और उतारने का काम करते थे। जो इनका व्यापार था वो बाहर के देश से होता था, मैंने बता दिया, सोना चांदी वगैरह ये कहाँ से मंगाते थे, अफगानिस्तान, ईरान से भी, ओमान से भी ये मंगाया करते थे। तो कैसे आता था भाई, शिप से आता था या वैसे आता था। तो भाई जो शिप था भाई वो कम टाइम लगा, तो शिप से आता था। तो यहाँ पे डॉकयार्ड यानी कि आपका बंदरगाह देखा गया है, जो सामान को आयात निर्यात करते थे। और लोथल की जो बंदरगाह पे है वो मेसोपोटामिया वगैरह की भी जो मोहरें मिली है वो यहाँ पे मिली है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, ये मैंने बताया जाए जहाँ जहाँ कीमती पत्थर, और जैसे, हाँ, और यहाँ पे ना लोथल में कीमती पत्थर भी मिलते हैं, यानी कि जो कीमती पत्थर भाई रतन भी हो सकते हैं, और जैसे संगमरमर टाइप जो पत्थर होते थे वे, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, संगमरमर उस समय प्राप्त नहीं होता था, ठीक है ना। तो वो यहाँ से प्राप्त होते थे। फिर पत्थर संग धातुओं से बनी कई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र, यानी कि एक सेंटर था जहाँ पे क्या क्या चीजें बनाई जाती होंगी, कि भाई जहाँ पे पत्थर भी मिलते हैं, शंख भी मिलते हैं, धातु भी मिलते हैं भाई, क्योंकि भाई दो क्या था भाई, बंदरगाह था। तो भाई जो कंपनियां जो सेटअप करेंगे, लोग बाग वही तो करेंगे भाई, जिससे अंदर तक ना जाना पड़े, ठीक है ना। तो इस वजह से वहां पे सेंटर था, तो वहां पे सब चीजें बनाई भी जाती थी, ठीक है ना। भंडार घर भी मिले हैं जहाँ पे, भंडार घर यानी कि जहाँ पे अनाज वगैरह रखते रहोगे, तो वहां पे जैसे कभी कभार मिट्टी गीली रह गई, तो वहां पे क्या हुआ, या भाई वहां पे सामान रखा था और वहां से भाई इम्पोर्ट होना, तो क्या हुआ भाई, वहां पे मोहरे गिर गई और उनकी छाप पड़ गई, ठीक है ना भाई। मोहरे लोगों ने उठा ली लेकिन छाप वहीं रह गई। तो वो छापे भी वहां से मिली है। ये अगर जो पूछ लिया जाए कि भाई लोथल से भाई क्या कहते हैं भाई, मोहर, हमें मोहर की कैसे पता लगा, तो भाई मोहर भी मिली है, लेकिन मोहर की छाप भी मिली है, यानी कि भाई गिल्ले मिट्टी पे मोहर गिर गई तो वो नीचे छप गई जमीन पे, वो भी हमें वहां से प्राप्त हुई है, ठीक है ना। आज छाप प्राप्त हुई है। फिर बात करते हैं इमारत, जहां मन के बनाने का काम होता था, पत्थर के टुकड़े, मन के बनाने वाले उपकरण, और भाई अर्ध बने मन के तथा तैयार मन के प्राप्त है। ऐसी इमारतें भी मिली है जहाँ पे मन के तैयार करते रहे होंगे, क्योंकि भाई केंद्र का मैंने बताया था भाई, सेंटर था, दो के आठ पास में तो भाई सामान लिया और वहां उतार दिया भाई, कहाँ अंदर तक लेके जाएंगे भाई, वही कंपनी सेटअप कर ली, ठीक है ना। तो क्या हुआ, वहां पे पत्थर के टुकड़े मिले हैं, ठीक है ना। मन के मन के बनाने वाले उपकरण मिले हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं जो मन के बनाते हैं। उसके बाद अर्ध बने मन के, यानी कि जो मन के आधे में रह गए, मतलब बनाने लग रहे थे लेकिन आधे में छोड़ दिए गए। फिर तैयार मन के भी वहां से प्राप्त हुए हैं। फिर एक थोड़ा सा नोट है कि भाई मुद्रा का क्या काम था, मुद्रा क्या काम करती थी। मुद्रा मैंने बता दिया, एक तो आइडेंटिटी का काम करती थी कि हाँ भाई मैं यहाँ का हूँ, ठीक है ना। कि भाई मैं अपर, कि भाई मान लो वो देखना मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो में जब ऋतिक रोशन ऊपर नगर में जाता है ना, जैसे हम, मतलब कि जो ऊपर वाले टीले पे जाता है, यानी कि अमीरों वाले में, तो वो एक वो दिखाता है मोहन, तो वो एक आइडेंटिफिकेशन का काम वहां पे कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना। फिर एक वर्ड आता है मुद्राकरण और मुद्राबंदी। देखो मुद्राबंदी और मुद्राकरण यानी कि सील एंड सील, तो इसमें पता क्या काम होता था, ये मोहरे एक और काम करती थी कि मान लो मैंने कोई सामान लिया, वो आयात होना है, वो कहीं और जाना है, तो मान लो मैंने एक बैग लिया और बैग पे उसे सील कर दिया, ठीक है ना, पक्की मिट्टी से उसे सील कर दिया। अब जब वो सील टूटी हुई मिलती थी ना, तो इसका मतलब भाई जो सामान है भाई उससे छेड़छाड़ करी हुई थी, तो भाई लोग बाग उसे नहीं खरीदते थे। लेकिन अगर जो वो सील पूरी की पूरी पैक रहे, तो हाँ भाई ये सामान बिल्कुल सही है, ये वहां से आया हुआ है, तो ऐसा कुछ रहता था, ठीक है ना। जैसे आज के टाइम पे अगर जो आप चिप्स का पैकेट लोगे जो उसकी सील खुली हुई मिल जाए, वापस लगे चल, साले गड़बड़ कर रहा था यहाँ पे, ऐसे ही कहते हैं ना। फिर बात करते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ द एंड, ठीक है ना। अप्रोक्स 3900 साल पहले, यानी कि 3900 साल पहले की बात है, यहाँ पे एक बड़ा बदलाव देखा गया। जो ज्यादातर लोग थे वो यहाँ से प्लान करना शुरू कर दिए कि भाई यहाँ से जाना शुरू कर दिया कहीं और, ठीक है ना।
भाई जो तो भाई जब छोड़ के जाने लगे भाई नगर को, तो भाई कच्चे माल का जो आयात था वो कम होने लग गया। भाई मंगाते किसके लिए भाई, जब कोई है ही नहीं भाई, जब कोई खरीदेगा ही नहीं, तो भाई आयात कम होने लगा। फिर जो आपका जल निकासी प्रणाली थी, यानी कि जो आपकी नालियां थी, वो नष्ट होने लगी, क्योंकि भाई सामान, भाई कचरा अटकने लगा, भाई किसी ने साफ नहीं करी, ठीक है ना, सड़कों पर कचरा जमा होने लगा, ठीक है ना। फिर जो जल ठीक है ना, उसके बाद जो विद्वानों का मत है वो थोड़ा अलग अलग जाता है। कोई कहता है कि भाई आर्यों ने हमला कर दिया, कोई कहता है कि भाई नदियां सूख गई थी, कोई कहता है कि जंगल नष्ट होने शुरू हो गए थे, कुछ कहते हैं कि इलाकों में बाढ़ आ गई थी। देखो अगर जो देखा जाए तो भाई सूखे का, भाई मैंने बताया भाई सूखा भी जरूर पड़ा होगा। तो अगर जो मेरा मत देखे तो भाई हर जगह की अपनी अलग अलग कंडीशन रही होगी। लेकिन भाई जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई जिस तरीके से सभ्यता है, तो भाई लोग वहां से कहीं और जाते, तो यार सीधी सी बात है भाई, वे जाके बताते थे कि भाई हमारा नगर तो भाई इस तरीके का है, आप क्यों नहीं सेटअप कर रहे, ठीक है ना। तो आई थिंक कि जो सबसे बड़ा जो रहस्य रहा होगा, वो जो रहा होगा वो रहा होगा बाढ़। बाढ़ आई और सब कुछ तहस नहस करके चली गई, ठीक है ना, आई थिंक। तो क्या क्या नदियां सूख गई, भाई बिल्कुल हो सकता है। जंगल नष्ट हो गए, जंगल नष्ट होने का सबसे बड़ा वो कारण मैं बता दूं, क्योंकि भाई ये जो ये घर वगैरह बनाते हैं पक्की ईंट क्यों बनाते थे, पक्की ईंटों को यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है टेराकोटा। जो पक्की मिट्टी होती थी, टेराकोटा, ठीक है ना, जो पक्की मिट्टी होती थी उसे नाम दिया गया। तो टेराकोटा की ईंटें या जो पक्की मिट्टी का ये जो भी सामान बनाते थे, तो भाई जंगल, भाई लकड़ियों का जरूरत पड़ी होगी, भाई उसे पकाने के लिए आग लगानी पड़ती थी। लाइक जैसे आज भट्टों पे जो भाई कच्ची मिट्टी से तो पक्की हुई ईंट बनती है, ठीक है ना। तो इस वजह से जंगल नष्ट होने शुरू हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़, भाई बाढ़ तो भाई नेचुरल है भाई, आ गई, ठीक है ना। चलो, ये हो गया आपके एंड के बारे में कि भाई एंड किस किस तरीके से बताया। हर विद्वान का अलग अलग मत है। कोई कहता है भाई आज कम लोगा, कोई कहता है भाई नदियां सूख गई, कोई कहता है भाई जंगल नष्ट होने शुरू हो गए, कोई कहता है कि भाई कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। और जो सबसे बड़ा देखा गया है कि भाई लोगों ने यहाँ से प्लान शुरू करा। अब भाई जब लोग जाना शुरू करेंगे तो भाई नालियों की सफाई नहीं होगी, कचरा सड़कों पर जमा होना शुरू हो गया, ठीक है ना, यानी कि सब चीजें नष्ट होनी शुरू हो गई। फिर एक नोट आता है इसमें अनियंत्रण के नाम से, यानी कि एल्सवेयर। तो एल्सवेयर में बात करते हैं मिस्र की। किसकी बात करते हैं, मिस्र की। मिस्र की बात करते हैं। तो मिस्र में अप्रोक्स जो मिस्र है, जो नील नदी है उसके आसपास के एरिया को छोड़ के और सारा जो मिस्र है वो रेगिस्तान है, नील नदी के आसपास का एरिया छोड़ के, ठीक है ना। तो अप्रोक्स 5,000 वर्ष पहले की बात है। शासकों ने जहाँ के शासकों ने, मिस्र के शासकों ने अपनी सेनाओं को दूर दूर भेजा। दूर दूर मतलब हमला करने के लिए नहीं, उनसे कहा कि भाई आप दूर दूर जाओ और और क्या, सोना चांदी, हाथी दांत, लकड़ी आदि भाई कीमती पत्थर वगैरह अलग अलग जगह से लेकर आओ इन्हें। और इन्होंने क्या करा, जो इनसे इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें हम आज के टाइम पे पिरामिड्स बोलते हैं, ठीक है ना। फिर इन पिरामिड्स में होता क्या था, इन पिरामिड्स में राजाओं के सब रखे जाते थे उनके मरने के बाद, जिन्हें हम मम्मी बोलते हैं, मम्मी नहीं, मम्मी, ठीक है ना, जिन्हें हम मम्मी बोलते हैं। तो जब राजाओं को दफनाया जाता था ना इस पिरामिड में, तो भाई रोजमर्रा की चीजें जाई भाई उनके लिए, भाई शराब वगैरह, ठीक है ना, बर्तन वगैरह, सोना चांदी, उनके साथ उनके गहने वगैरह, तलवार वगैरह सब गाड़ दिए जाते थे। या तो ये मान ये उनकी मान्यता था कि क्या है, जीवन के मतलब जीवन के बाद जब मृत्यु होती है तो मतलब कि मृत्यु के बाद के जीवन में भी ये विश्वास रखते थे, यानी कि एक तरीके से भूत प्रेत पे विश्वास रखते थे, ठीक है ना। तो कई बार ये भी देखा गया है कि मिस्र की जो मिस्र में जो राजाओं को दबाते थे ना, कई बार इनके लिए इनके साथ इनके सेवक सेविकाएं, यानी कि जो इनकी सेवा करते थे उन्हें भी दफना दिया जाता था, ठीक है ना। फिर शवों को दफनाने की जो प्रक्रिया है, जो शवों को जो दफनाया जाता था, यानी कि जो मतलब कि मृत आदमी को जो दफनाया जाता था, उसमें जो सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला धन धन को मतलब धन व्यतीत करने वाला कोई भाई, जो सबसे ज्यादा जो पैसा लुटाता था ना सब को दफनाने में, वो मिस्र ही है। इससे ज्यादा पैसा आज तक किसी ने नहीं लुटाया, ठीक है ना। चैप्टर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। कौन सा, भोजन संग्रह से उत्पादन तक, कैटरिंग टू ग्रोइंग फूड। क्वेश्चन आंसर इसके कब करेंगे हम, आपके करेंगे सैटरडे में इसके भी, और चैप्टर 4 के भी। चैप्टर 4 भी मैं 2-3 दिन में पूरा करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, यहीं पे रोकते हैं। और भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कानों में लीड डालो, सिर्फ सुनो, इससे आगे आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और जहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी चलेंगे तो एनसीईआरटी जैसे जैसे इसको रखे वैसे वैसे लेके चलूंगा। कंपटीशन लेवल का आपको देखना हो तो मेरे चैनल पे ओनली इस किताब देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम, एट द होम, क्योंकि भाई कोविड-19 से जब तक अब आपको अपना बचाव खुद करना है, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।